गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान के टॉपिक नंबर 6 लैमार्कवाद को वीडियो नंबर 36 के द्वारा पढ़ाने जा रहा हूं। तो प्रश्न है बच्चों, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। लैमार्कवाद का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसकी आलोचनावाद नौ लैमार्कवाद को समझाइए। अथवा अंगों के उपयोग व अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिया। तो बच्चों, लैमार्क ने जैव विकास की धारणा पर तर्कसंगत सिद्धांत प्रस्तुत किए, जो उनकी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी में छपे। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत निम्न धारणाओं पर आधारित है। नंबर 1, बड़े होने की प्रवृत्ति। सभी जीवधारियों में बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे उनके शरीर व अंगों की माप में वृद्धि होती है। ये सभी लोग जानते हैं, सभी में बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वातावरण का सीधा प्रभाव। सभी जीवधारियों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके रंग, स्वास्थ्य, विकास आदि लक्षण प्रभावित होते हैं। यदि वातावरण जब चेंज होता है तो सर्दी होती है, गर्मी होती है, वर्षा होती है, तो बरसात के मौसम में काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, सर्दी का प्रभाव पड़ता है। गर्मी में रहेंगे तो उमस रहेगी, रंग काला पड़ेगा। सर्दी में ऐसा नहीं होता है, तो वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन के कारण अंगों का उपयोग घटता एवं बढ़ता रहता है। जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वो अधिक विकसित होते हैं, जिन अंगों का उपयोग कम होता है वह कम विकसित होते हैं। और जिन अंगों का उपयोग लगातार कम होता रहता है वो धीरे धीरे वो छोटे होते चले जाते हैं और अंत में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। सभी जीवधारी अपने जीवन में वातावरणीय दशाओं के प्रभाव से अंगों के कम व अधिक उपयोग के कारण शरीर में जो परिवर्तन करता है, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। ठीक है, तो ये तथ्य थे। इन तथ्यों पर लैमार्क के प्रमाण। लैमार्क ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए अफ्रीकी जिराफ का उदाहरण लिया। उन्होंने बताया कि पहले जिराफ के पूर्वजों की गर्दन व अंगली टांगें सामान्य थी। अंगली टांगें भी सामान्य थी और गर्दन क्या थी, सामान्य थी। ये सभी मैदान की घास को खाते थे। वातावरण में परिवर्तन के कारण घास के मैदान समाप्त हो गए। अब जिराफ को ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन व अंगली टांगों को उचकाना पड़ता था, जिससे ये अंग अधिक विकसित हो गए। इस प्रकार लंबी गर्दन व लंबी टांगों वाले जिराफ बने। तो क्या था बच्चों, मैदान की घास को खाते थे। इनकी टांगें और गर्दन क्या थी, सामान्य थी। तो जब घास के मैदान वातावरणीय परिवर्तन कारण समाप्त हो गए, तो ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए इनके अपनी अंगली टांगों को और गर्दन को क्या करना पड़ता था, उचकाना पड़ता था। तो गर्दन और अंगली टांगों का अधिक उपयोग हुआ, ये अधिक विकसित हो गए और लंबी गर्दन वाले लंबी टांगों वाली जिराफ बने। लैमार्क की आलोचना। वीजमान ने लैमार्कवाद की तीव्र आलोचना की। उनके द्वारा नवजात चूहों की पूँछ को 21 पीढ़ियों तक काटा गया, फिर भी बिना पूँछ के चूहे उत्पन्न हुए। ये इनकी आलोचना थी, जबकि बिना पूँछ के चूहे उत्पन्न होने चाहिए थे। लैमार्कवाद, नौ लैमार्कवाद। वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद में संशोधन कर उनके नए रूप में प्रस्तुत किया, जिसे नौ लैमार्कवाद कहते हैं। उनके अनुसार जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। कायिक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन वंशागत नहीं होते हैं।
तो 9 नंबर के बाद में जो लक्षण जनन कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो पहुंचते हैं, लेकिन जो कायिक कोशिकाओं में होते हैं, जो शरीर की अन्य कोशिकाओं में जो लक्षण होते हैं वो वंशागत नहीं होते हैं। इसी कारण पहलवान की संतान पहलवान नहीं होती है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहलवान की संतान पहलवान नहीं होती है, क्योंकि जो लक्षण हैं जनन कोशिकाओं तक पहुंचते हैं वही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच पाते हैं। शेष लक्षण जो कायिक कोशिकाओं में होते हैं वो वंशागत नहीं होते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।